नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हम लोगों ने घटना चक्र चालू कर लिया है आज से, तो पीछे जितना भी आपको छूट रहा है वो सब आपको बैक टू बैक कवर करा दिया जाएगा। आप देखिए, आज हम लोग बाबर से संबंधित वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। तो ये बुक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, आप भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी क्यों इसको पीसीएस लेवल तक का रेफरेंस दिया जाता है, आप खुद समझ जाइएगा। तो इस बुक का विशेषता क्या है कि पहले आपको नोट्स दिया जाता है, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी आपको व्याख्या दी जाती है। तो अभी हम लोग इसके नोट्स पढ़ेंगे, जितने भी बाबर से संबंधित है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पहला है कि मंगोल शासक वास्तव में तुर्कों की चगताई नामक शाखा के थे। ठीक है, कौन सा? चगताई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां जो था उसका द्वितीय पुत्र, अर्थात द्वितीय पुत्र जो है वो चगताई के नाम पर पड़ा था। ठीक है, जिसके अधिकार में मध्य एशिया और तुर्कों का देश तुर्किस्तान था। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि बाबर का पूरा नाम, अब यहाँ से चालू होता है बाबर की कहानी। ठीक है, तो देखिए, बाबर का पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 को। ये पॉइंट याद रखना है। इसका पूरा नाम था अर्थात जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना में उमेर सिख मिर्जा एवं कुतलुग निगार खानम के घर में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद, अर्थात कहने का मतलब यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की बात है कि ये जो उमेर सिख मिर्जा देख रहे हैं, उमर शेख मिर्जा इसके पिता थे बाबर का, और कुतलुग निगार खानम जो है इसकी माता थी। तो कहने का मतलब इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि ये मिर्जा जो है पहले टाइटल लगाते थे बाबर के जितने भी पूर्वज थे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये टाइटल जो है ये क्या करता है, बाबर बाद में हटाता है। तो कहने का मतलब उमर शेख मिर्जा में जो मिर्जा टाइटल है वो हटा दिया जाएगा आगे चल के। तो अब आगे आते हैं, करें पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पवायु में ये क्या होता है कि इसका कम उम्र में ही जून जो है 1494 में ये आपका बैठता है फरगना के सिंहासन पे। इसके जो पिता थे वो फरगना के शासक थे, तो इनकी मृत्यु के बाद बैठता है वो फरगना के सिंहासन पे। कितना? 11 साल देख सकते हैं यहाँ से, 11 साल में बैठ जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि सैवानी खां 1501 ईस्वी में होता है कि 1501 ईस्वी में सैवानी खां ने सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर देता है। ठीक है, तो कौन सा युद्ध हुआ था 1501 में? सर ए पुल। किसके किसके बीच? सैवानी खां और बाबर के बीच में। ठीक है, अब देखिए इतना चीज़ हो गया। अब आते हैं आगे, तो कह रहा है कि इस युद्ध में क्या होता है कि हार जाता है और सैवानी खां जो है वो उसको एशिया से, मध्य एशिया से खदेड़ देता है। ठीक है, अब देखिए खदेड़ने के बाद इस युद्ध में क्या होता है कि उज़्बेकों का युद्ध नीति, एक चीज़ ध्यान देना है कि जो तुलगामा नीति है, तुलगामा युद्ध नीति जो है वो किसका देन है? उज़्बेकों का। तो उज़्बेकों का पद्धति का प्रयोग सैवानी खां ने बाबर के विरुद्ध किया था। कहने का मतलब तुलगामा युद्ध सबसे पहले किसने यूज किया था? तो आपका सैवानी खां ने। ठीक है, अब सैवानी खां इस युद्ध में यूज़ करता है तुलगामा युद्ध, जिसके कारण बाबर हार जाता है। ठीक है, अब देखिए 1504 ईस्वी में काबुल विजय होता है। किसका? काबुल विजय। एवं 1506 या 7 ईस्वी के आसपास में बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि जो मिर्जा था, जैसे उमर शेख मिर्जा अभी बताया मैंने, तो मिर्जा का त्याग करके एक नया उपाधि लाता है पादशाह। ठीक है, पादशाह को धारण करता है। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब आते हैं आगे, हम लोग आगे की कहानी क्या होती है कि अब देखिए आलम खां जो है, आलम खां वो इब्राहिम लोदी का चाचा लगता था। ठीक है, चाचा था। अब कह रहे उसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अपना अधिकार जताते हुए बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया है। ठीक है, ये भारत के आक्रमण के लिए आमंत्रित कर रहा है। अब कह रहा है 1524 ईस्वी में बाबर जो है चौथी बार भारत अभियान के दौरान दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी, ठीक है, कहने का मतलब इब्राहिम लोदी का चाचा जो आलम खां है वो बाबर को बुलाता है कि आइए दिल्ली पे आक्रमण कीजिए। तो 1524 में चौथी बार भारत पे अभियान आक्रमण करता है, और उसमें इब्राहिम लोदी तथा पंजाब के गवर्नर उस समय रहता है दौलत खां के मध्य कटु संबंध हो गए थे उस समय इब्राहिम लोदी और इसका दौलत खां के बीच में। ठीक है, तो ये कटु संबंध जो है इसका कह रहा है कि सुल्तान इब्राहिम लोदी ने दौलत खां को राजधानी आने का आदेश दिया था, जिसका दौलत खां ने उल्लंघन किया था।
अब देखिए कह रहा है दौलत खां, इसका एक चीज़ ध्यान देना है, दौलत खां और इब्राहिम लोदी के बीच क्यों हुआ था? तो ये दौलत खां जो है उल्लंघन कर दिया था, इब्राहिम लोदी बुलाया था उसको। तो दौलत खां कह रहा है कि पुत्र दिलवार खां को बाबर के पास इस संदेश के साथ भेजता है कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को, ठीक है, अब देखिए एक के बाद एक और मिल जाता है इसको, दौलत खां, ठीक है, बाबर के सहयोग में एक और जा रहा है, जिसमें कि दिलवार खां को भेज रहा है बाबर के पास इस संदेश के साथ कि वह सुल्तान इब्राहिम लोदी को दिल्ली के सिंहासन से अपदस्थ कर उसके स्थान पर उसके चाचा आलम खां को पदस्थ करने में सहायता करें। मतलब कि ये जो है कह रहा है अब दौलत खां कि आप आइए और उसको, किसको, इब्राहिम लोदी को हटाकर आप उसके चाचा को सिंहासन पर बैठाने में सहयोग कीजिए। अब देखिए कह रहा है कि बाबर के लिए यह स्वर्णिम अवसर था, ठीक है, क्योंकि उसे मेवाड़ के राजा राणा संगा का भी निमंत्रण प्राप्त हो चुका था। अतः बाबर को यह विश्वास हो गया कि भारत विजय का अवसर आ गया है, यहाँ से उसका भारत में विजय का अवसर बढ़ जाता है। तो अब होता है क्या है कि पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब हुआ है भाई? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, ठीक है, जिसमें बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी। उसके तोपखाने ने इस युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा रहा? तोपखाना रहा। तो कह रहा है कि तोपखाना का आश्चर्यजनक परिणाम मिला, और कह रहा है इब्राहिम लोदी ने सेना संख्या में अधिक होते थे, ठीक है, इसमें भी सेना के संख्या में अधिक था, फिर भी पराजित हो गया, कारण इब्राहिम लोदी रण क्षेत्र में मारा गया। अब मारा जाता है, परिणाम होता है, फलस्वरूप दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। क्लियर है? अब देखिए 21 अप्रैल को युद्ध होता है। अब कह रहा है कि 27 अप्रैल 1526 को बाबर ने अपने आप को बादशाह घोषित कर लेता है और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालती है। तो यहाँ से आपका मुगल साम्राज्य का नींव पड़ता है, ठीक है। अब देखिए बाबर कह रहा है कि बाबर सबसे पहले तुलगामा युद्ध नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में ही किया था। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। तो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा, सबसे पहले देखिए आपको यहाँ याद होगा कि सबसे पहले कौन सा युद्ध, ये तुलगामा युद्ध नीति था, उज़्बेकों का देन था, यहाँ उज़्बेकों का देन था। और इस युद्ध में जो है सबसे पहले शैबानी खां ने बाबर को हराने में इसका उपयोग किया था, ठीक है, तुलगामा का। और बाबर जो है, बाबर इसका सर्वप्रथम उपयोग कब कर रहा है? तो बाबर आपका सर्वप्रथम उपयोग कर रहा है पानीपत के प्रथम युद्ध में। क्लियर हो गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया है। अब आइए आगे चलते हैं। तो देखिए आगे अब आएंगे तो कह रहा है कि इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण है उसका विशाल तोपखाना था, ठीक है, जिसका नेतृत्व कौन करता था? यहाँ एक और टॉपिक बन रहा है, उस्ताद अली कुली नामक व्यक्ति कर रहा था, ठीक है। तो तोपखाना का उपयोग यहाँ से याद रखिएगा, उस्ताद अली कुली किया था। अब देखिए कह रहा है बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा कर रहा था, अर्थात जितने बंदूकधारी थे उसका मुस्तफ़ा कर रहा था। बाबर का उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि प्रदान की। क्लियर है? किसका उसको मिला था उपाधि? कलंदर का। अब देखिए कह रहा है वर्तमान भारत में सर्वप्रथम पानीपत की पहली लड़ाई में तोपों का प्रयोग किया गया था। कहने का मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ था कि भारत में पानीपत के ही युद्ध में आपका तोपों का प्रयोग हुआ था, ठीक है। अब चलते हैं आगे, आगे बढ़िए। तो कह रहा है कि बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी, ठीक है। तो आता है कि जिहाद की घोषणा बाबर ने कब की थी? तो खानवा के युद्ध में। कब हुआ था आपका? खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 16 मार्च 1527 को हुआ, और जो वो था 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम हुआ, और दूसरा हो गया 16 मार्च 1527 को, ठीक है। अब देखिए बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। क्लियर हो गया? अब इस युद्ध में राणा संगा हार जाता है। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी, जिसको हम लोग कहते हैं काफिरों को मारने वाला, का उपाधि धारण करता है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़िए। 1527 के बाद कहानी होता है 1528 का। तो 1528 में बाबर ने चंदेरी के किले पर अधिकार कर लेता है, ठीक है। कौन सा? चंदेरी के किला पर। अब देखिए आगे आ रहा है तो कह रहा है कि युद्ध में मेदिनी राय मारा जा रहा है। 1528 में मेदिनी राय की मृत्यु हो जाती है। कह रहा है घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। तो घाघरा का युद्ध होता है अब आपका 29 में।
तो ये 1529 में किसके किसके बीच, बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी होता है और बाबर का यह अंतिम युद्ध रहता है, ठीक है। इसके बाद वो मर जाएगा या तो आगे देखिए क्या क्या कहानी बनता है। तो कह रहा है अपने इस विशाल साम्राज्य का शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए बाबर ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में अलग अलग व्यवस्था की थी। भारत से बाहर बदखसा का शासन हुमायूं, मीर फ़ख्र अली हिंदाल तथा मिर्ज़ा सुलेमान को प्रदान किया गया। अब कह रहा है कमरान को काबुल, यहाँ देखिए ये सब इसके बच्चे हैं जिसको कि कहाँ कहाँ का मिला है वो चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं। भारत के बाहर बदखान खां का शासन हुमायूं का था, फिर मीर फ़ख्र अली हिंदाल तथा मिर्ज़ा सुलेमान को प्रदान किया गया था। अब देखिए यहाँ से आता है कमरान को काबुल, कंदाहार एवं मुल्तान का शासन मिला था। फिर मीर यूसुफ अली को आपको पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिसके नियंत्रण में कौन कौन था, भीरा, लाहौर, दीपालपुर, सियालकोट, सरहिंद तथा हिसार फिरोज़ा सम्मिलित थे, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है हिसार फिरोज़ा से लेकर बलिया तक के प्रदेश तथा बियाना चंदेरी के ग्वालियर तक के प्रदेशों को बाबर ने एक नवीन शासन व्यवस्था क्रियान्वित की। इस प्रकार बाबर का साम्राज्य बदखसा ने बिहार तक फैला था। कहाँ से कहाँ तक, बाबर के समय में बदखसा से बिहार तक, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। यह क्षेत्र उस समय विभिन्न राजपूतों के शासक के शासन अंतर्गत था, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि राजस्थान का क्षेत्र छोड़कर ये आपका बदखसा से बिहार तक फैला हुआ था, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं तो कह रहे हैं मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ठीक है, ने जीवनी संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है, ठीक है। उसने खुद अपना एक कहानी लिखा और उसका नाम है, इसे तुजुके बाबरी शीर्षक बोला गया है, ठीक है। कहने का मतलब उसका पुस्तक का क्या नाम है, तुजुके बाबरी या बाबर नामा बोला जाता है। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा को 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख किया। उसमें 2 राजा मिलते हैं, एक विजयनगर का तथा दूसरा मेवाड़ का। तो तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित, तो कभी कभी आता है कि तुजुके बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो आपका तुर्की भाषा में, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो जैसे तुर्की तुर्क इसमें छिपा हुआ है, तो उसी तरह से याद रख लीजिएगा कि तुजुके बाबरी जो है वो तुर्क भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, कह रहे हैं कि तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं में स्थान रखता है, ठीक है। ये जो बाबर का आत्मकथा है श्रेष्ठतम आत्मकथाओं की किताब में एक श्रेष्ठ स्थान रखता है। आगे कह रहा है अकबर ने अब्दुल रहीम खान खन्ना द्वारा बाबरनामा की फारसी में रूपांतरण करवाया था, ठीक है। तो देखिए इसका जो है बाबरनामा अर्थात तुजुके बाबरी का जो है फारसी भाषा में रूपांतरण किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खन्ना, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। कह इसके अतिरिक्त बाबर द्वारा पद रचनाओं का संकलन दीवान में किया गया है, ठीक है। पद का संकलन किस में हुआ है, तो दीवान में, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं तो कह रहा है जो तुर्की पद में श्रेष्ठ स्थान रखता है, ये भी देखिए तुर्की में दीवान जो है पद का श्रेष्ठ स्थान है। अब कह रहा है पद में उसे एक नवीन शैली में मुबैयान लिखा जो मुस्लिम कानून का पुस्तक है, ठीक है। मुबैयान किससे संबंधित है भाई, तो मुस्लिम कानून से, ये भी याद ध्यान देने वाली बात है। तो कह रहा है कि बाबर की एक रचना है, कौन सा, रिसाल ए उसज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है रिसाल ए उसज जो है खत ए बाबरी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसकी शैली नवीन मानी गई थी। अब कह रहे हैं मुगल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। एक चीज़ और ध्यान देना है कि मुगल बादशाह का सेनानायक जो था मीर बाकी, वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो ये बाबर से संबंधित आपका जितना भी है अब नोट्स खत्म होता है। अब इस बुक में आता है प्रश्न और आंसर, ठीक है। तो देखिए प्रश्न आंसर अब इसका विशेषता क्या है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है अब उसका हम लोग इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, सब दिखाई देगा क्वेश्चन। कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां, ठीक है,
एक आलम खां था जो आपका इब्राहिम लोदी का चाचा था, और दूसरा का कौन था, तो दूसरा का हम लोगों ने यहाँ अभी बताया है कौन था, आपका दिलावर खां को भेजता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या क्या दिया हुआ है। अब यहाँ जो पढ़े हैं उससे संबंधित हम लोग को मिलेगा। तो देखिए कह रहे इब्राहिम लोदी के संबंधी थे आलम खां के बारे में पूछ रहा है कौन था, तो इब्राहिम खां के संबंधी थे, वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। अब कह रहा है इब्राहिम लोदी के संबंधित है जिसने दुर्व्यवहार किया तथा उसे देश से निष्कासित कर दिया गया था। फिर कह रहा है कि दिलावर खां जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार, तो देखिए यहाँ आपको आंसर पता चल गया होगा, इसी ऑप्शन में है ए ऑप्शन, ठीक है। जैसे कि इब्राहिम लोदी का संबंधी था, जैसे शुरू में ही बोला मैंने कि ये जो था चाचा था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इस चीज़ को देखिए, ये आपका क्वेश्चन IAS प्री में आया हुआ है 2003 का। तो अब देखिए इसका उत्तर अगर हमसे पूछेगा तो आपका आलम खां क्या था, तो इब्राहिम लोदी का चाचा था जिसने दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार जताते हुए भारत को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। और 1524 में क्या है, चौथी बार भारत अभियान के दौरान इब्राहिम लोदी पंजाब के गवर्नर उस समय दौलत खां के मध्य उसका दुश्मनी हो गया था इब्राहिम लोदी का, तो उसी को दौलत खां का भी सहयोग मिल जाता है आपका, फिर आपका आलम खां का भी सहयोग मिल जाता है, और उसके साथ साथ उसको एक और मिलता है जो आपको सहायता के लिए तैयार हो जाता है, कौन, मेवाड़ के राजा राणा संगा। अभी हम लोगों ने ये सब पढ़ा, जिसको कि नियंत्रण प्राप्त होता है और बाबर उसमें विजय भी होता है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ये देखिए आया हुआ है प्री का, ये भी क्वेश्चन है LDA का। कह रहा है कि मुगल कालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कहाँ के थे, तो अभी बताए हम लोग चगताई तुर्क थे, जो कि आपका चंगेज खां के पुत्र के नाम पे रखा गया था, चगताई तुर्क, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब आते हैं मुगल शासक में तुर्कों की चगताई शासक नामक शाखा के थे, ठीक है, ये सही सबको पता है। अब कह रहा है कि इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था, अभी बोला मैंने, जो मध्य एशिया और तुर्क देश के तुर्किस्तान के थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, ये भी देखिए ये आपका यूपी लीवर सब डिवीज़न प्री में क्वेश्चन आया है। कह रहा है इनमें से किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था, अभी बताया है सर ए पुल में जो आपका तुलगामा यूज किया था वो आपका कौन सा था, तो सैबानी खां था, अभी हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। तो ऑप्शन देखिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट दे रहा है, तो अब देखिए बी करेक्ट हो जाएगा इसमें। अब आगे बढ़िए, तो देखिए आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है सैबानी खां का, और इसका युद्ध कब हुआ था, सर ए पुल के नाम से इसका युद्ध हुआ था। यहाँ देखिए दिया हुआ है सैबानी खां 1501 ईस्वी में सर ए पुल के युद्ध में बाबर को पराजित किया था, और ये जो पराजित हुआ था आपको इस युद्ध में, उसको क्या हुआ था कि भागना पड़ा था मध्य एशिया से। और ये देखिए इस युद्ध में वही बात आया जो मैंने बताया कि उज़्बेकों का युद्ध नीति था तुलगामा, जिसमें आपको सैबानी खां ने अपनाया था, ठीक है। अब देखिए चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। तो देखिए ऑटोमन युद्ध पद्धति जो है वो बाबर द्वारा अपनाया गया, भारत में अभी बोला था मैंने, वही है ऑटोमन। तो आते हैं, अब देखिए ये भी मेंस का क्वेश्चन आया है, तो ऑटोमन वही तुलगामा है आपका। तो ये कह रहा है कि मुगल शासक बाबर ने भारत में ऑटोमन पद्धति को पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण उसका विशाल तोपखाना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ तो पता था कि हम लोग को तोपखाना है, और उसका नेतृत्व, यहाँ 2 चीज़ बताए थे कि तोपखाना का नेतृत्व किसने किया था, तो उस्ताद अली कुली, और बंदूकचियों का अर्थात बंदूकधारी का नेतृत्व किया था मुस्तफ़ा ने। दोनों यहाँ बताया था मैंने कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो तोप का नेतृत्व किसने किया, आपका इसका किया है नेतृत्व उस्ताद अली कुली, और बंदूकचियों का मुस्तफ़ा अर्थात बंदूकधारियों का, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था। ये देखिए क्वेश्चन कितनी बार आया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए किसके किसके बीच प्रथम आपका हुआ था, अप्रैल 1526 में, ठीक है। तो ये हुआ था किसके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसका विश्लेषण देख लीजिए, अप्रैल 1526 में दे रहा है।
तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य हुआ। बाबर के पास विशिष्ट सुविधाएं थी, जिसमें कि तोपखाना में युद्ध में आश्चर्यजनक कार्य किया था। इब्राहिम लोधी की सेना की संख्या अधिक होते हुए भी हार गया था और उसमें उसका रण क्षेत्र में मारा गया था। तो फलस्वरूप होता क्या है कि दिल्ली और आगरा पर बाबर का अधिकार हो जाता है और 27 अप्रैल 1526 को बादशाह घोषित कर मुगल साम्राज्य का नींव रखता है। ठीक है, कहने का मतलब स्थापना कब हुआ था मुगल का, तो पूछेगा तो आपका 27 अप्रैल 1526 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। तो अभी बताया था, इसमें देखिए उसमें या तोपखाना होता है या फिर सैन्य कुशलता होता है, तोपखाना है नहीं। अब देखिए इसमें हो जाएगा आपका सैन्य कुशलता। ठीक है, तो सैन्य कुशलता आपका बी ऑप्शन है। ये भी देखिए आपका बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुआ था, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोधी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वरण किया। इब्राहिम लोधी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि बाबर क्या लिखा है अपना भाई, कि वह अनुभवी व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन आते हैं। करेगी बाबर की इब्राहिम लोधी पर विजय का कारण क्या था। तो यहाँ देखिए कुशल सेनानायक फिर से आ गया। ये पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है, ऊपर ही वो चीज़ सारी व्याख्या की हुई थी। आगे देखिए कर है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में, ठीक है, एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो देखिए ये पानीपत का प्रथम युद्ध है। ठीक है, अब देखिए यही बात है पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में कि ये देखिए बाबर द्वारा तोपों का जो प्रयोग किया गया था, वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को, उसमें बाबर ने तोपों का संचालन कौन किया था, उस्ताद अली कुली, और बंदूकधारियों का नेतृत्व मुस्तफ़ा किया था। ये बार बार आ रहा है, परंतु कर है 1519 में बजौर जो पाकिस्तान की लड़ाई में तोपों और बंदूकों के प्रथम उपयोग का उल्लेख किया है। भारत में तोप और बंदूक दाखिल करने का श्रेय आमतौर पर बाबर को दिया जाता है। अभी भी इस पे बारे में बात हुई थी। चलिए आगे देखिए, कह रहे पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर किसे हराया था। तो बाबर उसमें इब्राहिम लोधी को हराया था। ठीक है, बाकी व्याख्या ऊपर देख ही रहे हैं आप। अगला कह रहे भारत किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोधी को पानीपत में हराया था भाई। तो 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को। आगे कह रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 पढ़े हम लोग। फिर देखिए खनवा का आपका है 1527, सही है। घाघरा का युद्ध देखिए आपका है 1529, और फिर देखिए आपका दे रहा है चंदेरी का युद्ध 1530। तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ वही चीज़ सब लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मेदिनी राय के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध 1528 में। ठीक है, मेदिनी जिसमें कि मारा गया था। तो इस तरह से सही सुमेलित नहीं था आपका डी। क्लियर है। अब देखिए आगे बढ़िए, कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब कह रहे हैं कि बाबर ने भारत में आने के फलस्वरूप क्या क्या हुआ था। उपमहाद्वीप में बारूद के उपयोग की शुरुआत हुई थी। तो सही बात है, सबसे पहले वही लाया था। अब कह रहे इस क्षेत्र में स्थापत्य कला के मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत हुई थी। फिर कह रहा है इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ था। देखिए इसमें हमारा कौन कौन सा सही हो जाएगा। तो केवल 3 नंबर जो है इसमें कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो देखिए यहाँ पर उपमहाद्वीप का नहीं होगा बारूद का उपयोग, केवल यहाँ ऑप्शन जो है बी दे रहा है 3, आपका 3 केवल सही हो जाएगा। कौन, इस क्षेत्र में तैमूरी या तैमूरिद राजवंश स्थापित हुआ था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अब थोड़ा सा व्याख्या पढ़ लीजिए क्या है। कह रहा है बारूद का प्रवेश भारत में चीन से हुआ था। ठीक है, सबसे पहले भारत में प्रवेश आपका चीन से हुआ था, ये तुर्कियों द्वारा नहीं हुआ। अब कह रहा है 13वीं सदी के मध्य से किले की दीवारों को गिराने में इसका प्रयोग हो रहा था। पहले से ही हो रहा था बारूद का उपयोग, जो कि आपका उस समय दीवार को गिराने में होता था। हालांकि भारत में तोप और बंदूक का प्रयोग करने का श्रेय बाबर को जाता है।
जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो है धमनियों में एशिया को 2 वीर जातियों के रक्त प्रवाहित था। माता की ओर से वह चंगेज के तरफ से था और पिता की ओर से वो तैमूर का वंशज था। अतः बाबर के सत्तारूढ़ होते ही इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। अब कह रहा है तैमूर संप्रभुता की दैवी अंश के साथ ही संप्रभु के अविभाज्य सत्ताधारी का विश्वास करता है। मेहराब और गुंबद बनाने की शुरुआत सल्तनत काल में ही हो चुकी थी। बाबर में भारत ने इस्लामी वास्तुकला का स्वयं किसी प्रकार को प्रभावित नहीं किया, परंतु बाबरनामा में उसने स्थानीय वास्तुकला का संतुलन या सुडोलोपन के अभाव में वर्णन किया। अब देखिए आगरा में एक उद्यान का निर्माण करवाया था। अब उसने पानीपत के मस्जिद का निर्माण कराया जो कि आपका ईंटों से निर्मित था। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे। हुमायूं ने दीन पनाह नगर की नींव रखी थी। ठीक है, यहाँ दीन पनाह का हुमायूं ने नींव रखा है, जो रेड़ी की बनी हुई थी और सामान्य भवनों में महलों के रूप में परिवर्तित किया गया। शेरशाह के काल में नगर के विशाल एवं मजबूत दरवाजे एवं सुंदर निर्माण, संगमरमर तथा रंगीन टाइल्सों की आपका प्रयोग से यह प्रकट होता है कि यह व्यक्तित्व के अधीन भवन निर्माण एवं नई परंपरा शुरू हुई। ठीक है, दिल्ली में पुराने किलों के भीतर बनी मस्जिद कौन सा, देखिए ये क्वेश्चन आता है कि दिल्ली का जो पुराना किला है उसके भीतर मस्जिद जो बना है उसका नाम है किला ए कुहना। ठीक है, किला ए कुहना का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह। ये क्वेश्चन आता है आपका 1541 ईस्वी में किया गया था। इसके निर्माण में लोधी की जामिली मस्जिद 1536 में दिल्ली में निर्मित है, जो आपका जामिली मस्जिद की भांति 5 मेहराबी मुख्य द्वार के और एक गुंबद रखी गई है। प्रत्येक मेहराबी द्वार एक बड़े कक्ष में खुलता है, जिन्हें 5 खाँचों में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसका विश्लेषण थोड़ा स्थापत्य कला को लेकर ज़्यादा हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन आइए, कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किस एक में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? तो ये देखिए खनवा का युद्ध, उस समय हम लोग पढ़े थे। तो खनवा का युद्ध आपका कब हुआ था? तो ये युद्ध हुआ था 1527 में। और इसमें देखिए आप पढ़ते हैं व्याख्या कर है, बाबर में खनवा का युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खनवा का युद्ध 1527 में हुआ था बाबर और राणा संगा के बीच। इस युद्ध में राणा संगा को पराजित हुआ। इसी युद्ध में विजय श्री मिलने के उपरांत बाबर ने गाजी का उपाधि धारण किया था। किसमें? खनवा के युद्ध में। कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद का घोषणा किया था। कहने का मतलब ये जो है आपका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, क्योंकि बाबर में चंदेरी का युद्ध भी कर रहा है और कहीं कहीं खनवा का युद्ध भी बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए आगे बढ़ते हैं। कर राणा संगा जो है निम्नलिखित में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो देखिए राणा संगा, और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि राणा संगा और इसके बीच विरुद्ध में हुआ था खनवा का युद्ध। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़िए, करें मेवाड़ के जिस राजा को 1527 में खनवा के युद्ध में पराजित किया, तो आपके कौन था? राणा संगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो इसका राणा संगा हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है खनवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो एक ही बात आ रहा है, ये भी अभी राणा संगा हुआ खनवा का युद्ध में। अब देखिए कह रहा है कि भारत में मुग़ल शासक बनने पर जहरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा था? तो इसने अपना नाम रखा था बाबर, जिसका पूरा नाम अभी हम लोगों ने पढ़ा, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, अब देखिए आगे पढ़ते हैं व्याख्या। तो जहाँ इसके बाबर के बारे में देखिए, इसका जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था, उमर शेख मिर्ज़ा और कुलतुब निगार खानम के घर में। अर्थात इसके माता पिता हैं, मैंने बताया। अब कह रहे पिता की मृत्यु के बाद 11 वर्ष की अल्पायु में यह 1494 में फरगना के सिंहासन पर बैठा था और 1526 में बाबर ने अपना बादशाह घोषित करते हुए मुग़ल साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, अब देखिए आगे आइए। तो कह रहा है कि बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण कब की थी? तो देखिए अभी हम लोग पढ़ा कि जैसे मिर्ज़ा का जो टाइटल था उसको हटा लेता है अपना और नया टाइटल लगाता है बादशाह। तो वो अपना कब लगाता है? तो काबुल विजय में अपना वो लगाता है बादशाह की पदवी। अब देखिए ये आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है देखिए कि इसका विश्लेषण क्या कर रहा है कि बाबर ने अपने फरगना के शासनकाल में 1501 में समरकंद पर अधिकार किया, जो मात्र 8 महीने तक उसके कब्जे में रहा। समरकंद में फरगना के शासक उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया और 1504 में काबुल जीता है और 1506-07 में
कह रहा है कि मनोबल बढ़ाने हेतु बाबर ने अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई जो उपाधि थी मिर्जा, उसको त्याग कर नया उपाधि लाता है बादशाह। अभी बताया मैंने। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है बाबर ने साम्राज्य में सम्मिलित थे, कौन कौन से सम्मिलित थे भाई? तो देखिए इसमें आपका काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र, ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि बाबर के साम्राज्य में काबुल, पंजाब और आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र सम्मिलित था, किंतु आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र, अभी हमने बताया था ऊपर की राजस्थान का क्षेत्र उसके साम्राज्य में सम्मिलित नहीं हो सका था, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़िए। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य एवं संकल्प के सफलता की शिक्षा मिलती है, तो आपके हैं जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसने भारत पर 4 बार आक्रमण किया, लेकिन फिर भी देखिए वो धैर्य रखा और अंतिम में और लोगों के सहयोग मिलने से वो भारत पर विजय प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो देखिए अब आगे बढ़िए। कह रहा है कि जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन से धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। बाल्यावस्था में ही पिता की साया छीन जाने के बावजूद बाबर ने कभी हिम्मत नहीं हारी, उसके साहस और धैर्य का प्रतिफल था। उसमें भारत मुगल साम्राज्य की नींव डाल देता है। उसने अपने पुत्र हुमायूं को सलाह दी थी कि संसार उसका है, जो परिश्रम करता है किसी भी आपत्ति का मुकाबला करने से मत चूकना। परिश्रमहीनता और आराम बादशाह के लिए हानिकारक है। ये सभी के लिए हानिकारक है भाई। जो परिश्रम नहीं करेगा, आराम करेगा, तो उसको तो भाई ज़िंदगी में कभी जो चाहेगा वो नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि आरामें करते ज़िंदगी कट जाएगी। तो अब आगे आते हैं। कर बाबरनामा किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया गया है? तो देखिए बाबरनामा में आपका मेवाड़ का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और इसका लेखक, इसका मतलब आत्मकथा किसने लिखा था? तो बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। तो देखिए यहाँ कर बाबर ने अपनी आत्मकथा जिन 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख किया उसमें एक है विजयनगर और दूसरा है मेवाड़ का, ठीक है। तो कह रहा है कि लिखता है कि जब हम लोग काबुल में ही थे तो राणा संगा मेवाड़ का शासक ने उपस्थित होकर उनकी ओर से निष्ठा प्रदर्शित की थी कि और वह निश्चय किया था कि सम्मानित बादशाह इस ओर से दिल्ली के समीप पहुंच जाएं तो मैं राणा संगा इस ओर से आगरा पर आक्रमण कर दूंगा। तुर्की भाषा में बाबर द्वारा लिखित यह ग्रंथ संसार की श्रेष्ठतम आत्मकथाओं की स्थान रखता है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए कह रहा है कि इसमें कथन और कारण दिया हुआ है, ठीक है, और दोनों में बताना है कौन सा सही है, ठीक है। तो कह रहा है बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था, सही बात है। अब कह रहा है तुर्की जो है मुग़ल दरबार का राजभाषा थी, तो भाई इसके बारे में तो अभी नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए मुग़लों का जो है, यहाँ पढ़ लीजिए, आपका राजभाषा तुर्की नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कह रहा है कि मुग़ल बादशाह की आधारशिला रखने वाले जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन की घटनाओं का ग्रंथ में स्वयं ही लिखा है, और वो किताब का नाम है तुजुके बाबरी या बाबरनामा। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुग़ल दरबार का राजभाषा नहीं था, अपितु यह समान फारसी को प्राप्त था, ठीक है। अर्थात मुग़लों का कौन सा राज्य भाषा था आपका? दरबारी भाषा, तो फारसी था। तो इस तरह से आपका जो वो आर है वो गलत है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 23 नंबर कि तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजुके बाबरी अभी बताया मैंने कि ये आपको तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा तुर्की। ट्रिक बताया था कि तुजुक से इसमें तुर्क छिपा हुआ है, तो हम लोग का हो जाएगा तुर्की। क्लियर है? ये देखिए बीपीएससी में 2 बार 3 बार क्वेश्चन आ चुका है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याख्या वही ऊपर वाला है। आगे देखिए कह रहा है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ये जो नोट्स है उसका अंतिम लाइन है, और इसका कराया था मीर बाकी ने, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसका क्या दिया है? ऐसा मान्यता है कि मुग़ल बादशाह बाबर के सेनानायक मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, ठीक है। तो ये चीज़ याद देना है कि इसमें मुग़ल बादशाह जो बाबर के सेनानायक था मीर बाकी ने, वो अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो देखिए आज का सेट और क्वेश्चन इतना ही था। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आपको ये बेनिफिशियल होगा और बहुत ही यूज़फुल भी हुआ होगा, और आप समझ रहे होंगे कि कितना नई नई चीज़ें आपको समझने को मिल रही है। तो आज का ये टॉपिक इतना ही रखते हैं,
फिर आपको कल देखते हैं, आपको देंगे नया टॉपिक आपको हुमायूं का, और हो सके तो मैं और भी इसका जैसे और 3-4 बुक का बताया था उसको भी चाहूँगा कि समय के साथ आपको दे दूँ, क्योंकि कल का टॉपिक रहेगा आपका हुमायूं। ठीक है, तो हुमायूं का कल सुबह आपको वीडियो 8 या 9 के बीच में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाकी जो प्रैक्टिस सेट है आपको मैं जैसे समय समय पर देते रहता हूँ, जैसे ही प्रोजेक्ट बनता है दे देता हूँ, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद,